जिले अपन पूरे कर चुके हैं जी, 18 पूरे हरियाणा से। 19वां ज़िला है अभी, 4 ज़िले और रहते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। 9 साल से इस यात्रा पे हैं और 9 साल की इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा। अगर कुछ ऐसा सीखा होता जो नकारात्मक होता तो शायद मैं इस यात्रा को बंद कर चुका होता, लेकिन इस लेवल पर समझ आई बातें कि नहीं, ये यात्रा अभी जारी रखनी पड़ेगी। उसका कारण क्या है कि भीड़ इकट्ठा करते हैं लोग, नॉर्मली लोग इकट्ठा नहीं करते, भीड़ इकट्ठी करते हैं। व्यक्तियों को नहीं समझते, इंसान को इकट्ठा नहीं करते, और ना ही इंसान इन मसलों को समझ के कुछ काम कर रहा है। इसलिए पहले हम इंसानों से बात करते हैं। बहुत से साथियों ने कहा भाई देवेंद्र भाई से मिलने की इच्छा थी, वो मिलने के लिए आ गए। अगर उनके मन में सिर्फ मिलने की ही इच्छा है ना, तो आज मिलके उनका टारगेट पूरा हो गया, बात ख़त्म। भाई उनका तो पूरा हो गया, चलो हम जिस मकसद के निकले वो पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद वो नहीं है जो मारा है। समझ गए ना जी। जिन भाइयों को, जिन्होंने पहली बार सोचा, मान लो आप में से आप अगर अपने परिवार को लाने की हिम्मत कर पाए ना, तो उसका कारण आपने एजुकेशन वाली ट्रेनिंग सुन ली होगी, ठीक है। तो आपने पता लगे कि मेरे परिवार के लिए कितनी कमाल की चीज़ है, ये आदमी कितने कमाल का है। तो जिस दिन आपको अपने परिवार के लिए वो सामान मिल गया, आप अपना रास्ते निकल लोगे, ठीक है ना। ये एक कॉमन फैक्टर है, ये जो इतने सालों में लगा कि आदमी जो उस संगठन में करने आया है ना, वो जो लाभ लेने आया है, वो लाभ मिल गया, अपना बात खत्म, रिश्ता खत्म, ठीक है, अपना कुआं मिलेंगे तो और बढ़िया। अब मुझे जो काम करने के लिए जिस टाइप के आदमी चाहिए हुए, मैंने जब तक नहीं मिलेंगे, मेरी खोज जारी रहनी चाहिए। अगर आप लोगों की खोज जारी थी इतने साल से, तो मेरी भी जारी है कि मुझे वो लोग चाहिए। कौन लोग? जो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझते हो, जिनके भीतर में वो दर्द हो जो मेरे भीतर में है, जो दूसरे को जो समझते हो कि इस सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हुई नहीं है, करी गई है। अगर वो गलत करी गई है तो फिर उनको ठीक भी करना पड़ेगा, और ये तय है कि उसमें सिस्टम के अंदर मौजूद कोई व्यक्ति उसको ठीक नहीं करेगा। ना तो पुलिस वाला करेगा, ना तहसीलदार करेगा, ना कानागो करेगा, ना पटवारी, ना डीसी, ना एसपी, ना एमएलए, ना एमपी, वो कुछ नहीं ठीक करेंगे, क्योंकि उनके पास समय नहीं है और ना उनको वो तकलीफ है। देखो, टांग कटने से कितना दर्द होता है, कैसा दर्द होता है, कैसा महसूस होता है, ये केवल वही जानता है जिसकी टांग कट ली हो। जिस मतलब जो दर्द आपने सहन किया है, वो दर्द सामने वाला नहीं कर सकता जब तक कि उसको सेम पीड़ा ना हो। और जो आदमी एमएलए बन गया है ना, उसको वो दर्द नहीं है जो आपको है, उसको वो समस्या नहीं है जो आपको है, तो वो आपकी समस्या को नहीं समझ सकता। या इवन नेता भी, मैं मान लो मोर्चे में हूं और मेरे साथ तो पूरे देश से लोग जुड़े हैं, तो मैं आपकी तरह तकलीफ में नहीं आ सकता ना। मैं तो, मान लो आप तकलीफ में आवाज लगाओगे, आपको जानने समझने वाले, आपकी तकलीफ दूर करने वाले, क्या पता आपकी रिश्तेदारी में 20 लोग हो, पर मैंने तो परिवार इतना बड़ा बन लिया, मेरे पास तो 20,000 लोग हैं मेरी तकलीफ दूर करने वाले, तो मैं भी आपके लेवल पे तकलीफ को नहीं समझ पाऊंगा, कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं समझ पाएगा। हमारी तकलीफ को केवल हम समझ पाएंगे, और हमारी तकलीफ को दूर भी हम ही कर पाएंगे, दूसरा कोई व्यक्ति उसे दूर भी नहीं कर पाएगा। जैसे एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, स्कूल में कोई सिलेबस, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो उस बच्चे को नॉर्मली माँ बाप जब कहते हैं कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो माँ बाप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि वो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा। और उस बच्चे को जब टीचर बोलेगा बेटा करा करो, थोड़ी और मेहनत करा करो, उस बच्चे के साथ और क्या इश्यूज है वो उसको नहीं देख रहा, ना ही समझ पा रहा, जब तक कि हम उस चीज़ को ना देख पाए। और इसलिए हम ज़्यादातर केसेस में हमारा आकलन है, हमारी जो सोच है, वो ज़्यादातर लोगों की गलत होती है, क्योंकि हम सब लोग स्थिति को अपनी जगह से ही देखते हैं, अपने ही तरफ से देखते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल
आप जहाँ खड़े हो, आप उधर बैठे हो, तो ये मोबाइल बीच में हमारे रखा हुआ है, तो आप लोगों को उधर वाला चेहरा नज़र आ रहा है, इसका फ्रंट, मुझे नहीं दिख रहा वो। तो मैंने कभी पहले अगर मोबाइल ना देखा हो और मुझे कोई कह दे कि ये जो सामान रखा है ये मोबाइल है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि परली साइड भी ऐसा ही होगा यो जैसा इस साइड से है। वो तो हमें पता है कि एक तरफ ऐसा होता है, एक तरफ तो हम उसको इमेजिन कर लेते हैं, पर जिसे नहीं पता, इसलिए मुझे ये समझ आया कि हमने लोगों को जो समझ देनी है ना, वो देनी है खुद के पर्सपेक्टिव से अलग, दूसरों के एंगल से भी चीज़ों को देखना सीख जाएं अगर हम, तो बात थोड़ी दूर तक जा सकती है। बात का जो समाधान है समस्या का, वो थोड़ा लंबे समय के लिए हो सकता है। एक होता है समाधान हम थोड़े समय के लिए करते हैं, जैसे अंग्रेज़ थे यहाँ पर, हमारे कुछ शहीदों ने लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, तो वो चले गए और हमें महसूस हुआ, हमें ये एहसास दिलाया गया कि हम आज़ाद हो गए। और हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हमको फिर से रिवाइज कर दी जाती है बात, रिवीजन होती रहती है कि हम आज़ाद, हम आज़ाद, हम आज़ाद। लेकिन असलियत में हम आज़ाद हैं कि नहीं, इस बात को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम अगर अपने निर्णय लेने में आज़ाद हैं तो आज़ाद माने जाएंगे, और यदि हम आर्थिक रूप से आज़ाद हैं तो हम आज़ाद माने जाएंगे। तो आज के टाइम पे अगर बच्चा कहे कि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है, क्या माँ बाप के पास उसी के लेवल के और 10 स्कूल हैं कि नहीं हैं? नहीं है, तो मतलब बच्चा आज़ाद नहीं हो सकता। फिर बच्चे को जहाँ माँ बाप डालेंगे वहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों जी? अगर वो आज़ाद नहीं, वो कह रहा है मुझे नहीं पढ़ना है, तो बच्चे को तो माँ बाप कहें कि ठीक है नहीं पढ़ना है तो ये कर ले, वो कहता है मुझे ये भी नहीं करना है, ये नहीं करना है तो ये कर ले, वो कहता है मुझे ये भी नहीं करना है। तो माँ बाप के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं क्या बच्चे की ग्रोथ के लिए? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तो काम नहीं आती है ज़िंदगी में, ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पति भी आईएएस है, पत्नी भी आईएएस है, और उनके बीच में झगड़ा सिर्फ इसलिए है कि पत्नी को रोटी बनानी नहीं आती है, क्योंकि मम्मी ने कभी सिखाई ही नहीं, और पति कहता है मुझे तेरे हाथ की रोटी खानी है, और वो कहता है इतने नौकर रखे हैं तो इनका क्या करेंगे अगर तुम्हें मेरे हाथ से ही खानी है तो। मतलब वो रिश्ता बनाने में नाकाम रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की को रोटी बनानी नहीं आती थी, और आखिर में फिर तलाक लेना पड़ा। अभी थोड़े दिन पहले का वाकया देखा आपने कि भाई एक जज था, उसने सुसाइड कर लिया। मतलब उसकी पत्नी भी बड़ी अफसर है, उसके घर में आईएएस आईपीएस है, और वो सुसाइड कर लेता है। मतलब पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बन जाने से ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब हम एक पहलू पर नहीं सोच सकते, हमें अलग अलग पहलुओं पर ही, सब पहलुओं पर ही बात करनी पड़ेगी। और यदि हम निर्णय लेने में आज़ाद नहीं हैं तो हम आज़ाद नहीं माने जाएंगे। बच्चा अगर पढ़ाई ना करे तो भी जीवन जी सके, वो तो भी खुश रह सके, तो भी सुरक्षित हो, तो भी उसे ताने ना मिले, यदि हम ऐसा समाज नहीं बना पाए तो हम आज़ाद नहीं गिने जाएंगे। और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है, मैं इस देश दुनिया की सैर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं सैर पर निकल गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अगर इस बात की चिंता है तो हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं माने जाएंगे। कम से कम एटलीस्ट हमें वैसा समाज अगर हम बना पाएँ कि भाई एक बच्चे के पिता अगर नहीं रहा और उसका इंतज़ाम मतलब समाज ना कर पाए, तो भी मैं उस समाज को आज़ाद समाज नहीं मानता हूँ। तो ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि भाई मैं क्या करना चाहता हूं और आप क्या करना चाहते हैं। हम सब लोगों का मकसद एक रहेगा तो ही हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे चल पाएंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे यहाँ से आपने जाना है चंडीगढ़ और मैंने जाना है गुड़गांव, तो अब हम यहाँ से गेट तक तो इकट्ठे चल सकते हैं, गेट के बाद जहाँ तक हमारा रास्ता अलग ना होता हो वहाँ तक भी इकट्ठे चलते हैं, लेकिन एक वक्त आपको अलग होना ही पड़ेगा अगर आपको कहीं और जाना है और मुझे कहीं और। तो इसलिए
मैंने फिर ये सोचा, इस यात्रा के दौरान ही ये सोचा, 9 साल के दौरान, कि ऐसा कौन सा मुद्दा लिया जाए जिसमें सब लोगों का साथ चलना मजबूरी हो जाए। क्योंकि अगर आप मेरे साथ तब तक नहीं चलोगे, मुझे पक्का पता है, जब तक आपकी मजबूरी ना हो। हम सब लोगों को यहाँ बचपन में यही सिखाया जाता है ना कि माँ भी दूध तब पिलाएगी जब हम रोने लग जाएंगे। फिर हमको ऐसे डायलॉग सिखाए गए हैं कि जब बिल्कुल लास्ट तक नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। कोई बात नहीं, हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक बिल्कुल आपकी मजबूरी ना हो जाए, और तब तक हम आपको समझाते, बताते, सुनते, सुनाते रहेंगे कि भाई ये करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हो तो बताओ। हम ये बताते जाएंगे, और आपका भी अगर फैसला वैसा लगे तो उस दिन आप साथ आ जाओ। तो हमने इसलिए बताया कि हम काम करना चाहते हैं 13 मुद्दों पर। 13 मुद्दे: जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। इसमें से जल, जंगल, जमीन, जानवर, जैसे इसमें जमीन आ गया, फिर आगे खेत, खेड़ा, खाप में खेत आ गया, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में खेती आ गया। तो ये सारी चीज़ें एक ही है ना, तो ये एक पॉइंट माना जाए, ऐसा करके ये 13 बिंदु बनते हैं। तो 13 बिंदुओं में जो लास्ट के 6 बिंदु हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 बिंदुओं से हमको पूंजीवाद खत्म करना हमारा पहला मकसद है। मतलब कि अगर हमें अपने बच्चे को पढ़ाई पढ़ानी है, कोई माँ बाप मुझे आज तक पूरे गांव, पूरे देश में नहीं मिला जो अपने बच्चों को नकली पढ़ाई पढ़ाना चाहता हो, जो अपने बच्चों को बेस्ट पढ़ाई ना देना चाहता हो। बेस्ट मतलब जैसे आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हो ना, आपकी समझ में उससे बेटर स्कूल आपके पास नहीं है। आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन, आप जहां रहते हो वो, छोड़ के आना, ले जाना, इन सारी परिस्थितियों में जो सबसे बेहतर आप कर सकते हो आप वो कर रहे हो। तो अगर कोई माँ बाप किसी दूसरे स्कूल में करवा रहा है तो उसकी पोजीशन के हिसाब से सबसे बेहतर वो स्कूल है। और दोनों की पढ़ाई अगर अलग अलग है उन दोनों स्कूलों की, तो फिर दोनों बेहतर कैसे हो गए? या तो दोनों की बराबर हो। मेरे गांव में रहने वाला बच्चा, आपके गांव में रहने वाला बच्चा, शहर में पढ़ने वाला बच्चा, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सबका बच्चा जो पढ़ाई पढ़े वो बराबर हो। इस बात के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि भाई पैसा किसके पास ज़्यादा है। मैं ऐसे एजुकेशन सिस्टम का सपना देखता हूं जहां मतलब पैसा आधार ना हो अच्छी एजुकेशन का, जहां आपके बच्चे में और मेरे बच्चे में फर्क ना हो, जहां किसी के बच्चे में फर्क ना हो, जहां यह माना जाता हो कि सबके बच्चे साझे होते हैं। अगर सबके बच्चे साझे होते हैं तो सब बच्चों के लिए साझा कार्यक्रम क्यों नहीं बन सकता? मुझे सिर्फ यह बताना है आप लोगों को, और आपने भी मुझे बताना है, और मुझे आपको रियलाइज कराना है। बेसिकली आप अगर उससे रियलाइज कर पाए, मुझे आप बताइए, सारे जने बताइए कि 2 रास्ते हैं हमारे पास शिक्षा व्यवस्था के। एक व्यवस्था है वो कहती है कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करूं जहां मैं कर सकता हूं, आप अपने बच्चे का इंतजाम करो जहां आप कर सकते हो, सब अपने अपने बच्चों का इंतजाम करो, रोज लेके आना छोड़ना वो सब काम जिम्मेदारी माँ बाप की। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक तो ये तीसरा चल ही रहा है जो चल रहा है, ये तो देख ही रहे हो आप। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जहां हम सारे लोग मिलकर बात करते हैं कि भाई देख, मेरे बच्चे में और तेरे बच्चे में कोई फर्क नहीं, चल आ बात करते हैं और देखते हैं कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए तुझे, बताओ क्या चाहिए हमको। हम कह देते हैं कि बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए। कैसी पढ़ाई को आप बढ़िया कहोगे? किस पढ़ाई को बढ़िया कहोगे? अगर टीचर स्कूल में वो पढ़ा रहा है जो उस बच्चे के जीवन में काम नहीं आना, तो वो पढ़ाई बढ़िया नहीं हो सकती। अगर टीचर वो पढ़ा रहा है जिसमें वो समाज में अपना योगदान देने के काबिल ना बने, शिक्षा व्यवस्था वही है, शिक्षा वही बेहतर है
जो उस बच्चे के जीवन, सोच और उसके व्यवहार को बदल दे। शिक्षा वही अच्छी है जो उसे अपने काबिल भी बनाए, अपने परिवार के काबिल भी बनाए और अपने समाज के काबिल भी बनाए। यानी वो जहां हो वो काबिल हो, वो कुछ ना कुछ मतलब उपयोगी हो। अगर वो नहीं बना पा रही तो वो शिक्षा व्यवस्था बेकार है। तो हम एक काम करते हैं, आपका बच्चा भी तो काबिल है, परमात्मा ने पैदा किया, आपका भी काबिल किया, आपका भी, सबका काबिल बच्चा पैदा कर दिया। अब इस काबिल बच्चे को नालायक कौन बनाता है? स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड है वो वही बताता है ना, नालायक है हमारे वाला तो, मतलब। और एक बच्चा ही फर्स्ट आ सकता है, एक बच्चा सेकंड। अगर 40 बच्चों की क्लास है तो एक बच्चा 40वें नंबर पे आएगा, और अगर 1 लाख बच्चा है तो एक बच्चा 1 लाखवें नंबर पे भी आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पहले नंबर पर आया है वो भी बच्चा खुश रहना चाहिए समाज में, और जो लास्ट है वो भी खुश रहना चाहिए। लास्ट वाला अगर दुखी रहेगा तो वो दुखी करेगा अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, वो दुखी करेंगे फिर दूसरे बच्चों को, अपने माँ बाप को, वो दुखी करेंगे फिर दूसरे बच्चों को। यानी वो जो एक आदमी का दुखी किया हुआ प्रोसेस है वो सबको दुखी करता चलेगा। क्योंकि मैं दुखी हूं तो मैं दुखी करूंगा, मैं सुखी हूं तो मैं सुखी करूंगा, मैं खुश हूं तो मैं खुशहाली की बात करूंगा, और मैं परेशान हूं तो परेशानी की बात करूंगा। तो जो आखिरी बच्चा है वो भी सुखी रहना जरूरी है। ये बात सोचने की जिम्मेदारी उस माँ बाप की है जो पहले नंबर पे है, क्योंकि पहले नंबर वाले को पता है कि पहले नंबर पे कैसे आया जाता है। पहले नंबर वाले को मालूम है कि पहले नंबर पे मतलब कैसे आया। वो बोला कि भाई पहले नंबर पे तो मैं तो ट्यूशन रख रखी थी, मैंने तो बढ़िया बड़ा स्कूल रख रखा था भाई। अब ट्यूशन तो फिर मारे के भी रख भाई, ना ट्यूशन क्यों रखा है? तो ट्यूशन रखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ता। तो जब स्कूल में पढ़ के वो पूरा ना पढ़ पाया, और मेरे वाला स्कूल में पढ़ा था, तो फिर तेरे वाला होशियार कैसे हो? या तेरे वाले को तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिली। वो तो नकली होशियारी है। वह तो असली होशियारी क्या है कि हम सब लोगों को एक मास्टर ने पढ़ाया, उसमें से जिसको बात ठीक समझ में आ गई वो होशियार माना जाना चाहिए। जिसको नहीं आई उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट का क्या मतलब? फिर उसको जो नहीं आया है वहां से आगे कैसे लेके जाना, इसका प्लान होना चाहिए। तो इस पे जब हमने चर्चा करी गाँव से, तो और फिर मेरी तो एजुकेशन की ट्रेनिंग किस ने करी है? आप में से करी है क्या किसी ने एजुकेशन वाली? शिमला वाली करी है? एक होगी शिमला वाली, शिमला करी थी, बेसिक करी है। हाँ, तो जब आपने ये ट्रेनिंग करी, अगर किसी ने अगर समझ लिया एजुकेशन सिस्टम को, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि हमें ये पता लग सकता है कि अगर इस बच्चे को पैदा किया है परमात्मा ने, तो परमात्मा ने कुछ सोच समझ के पैदा किया है कि इसको क्या गुण दे के भेजा है, या बड़ी होकर क्या करेगी जीवन में, समाज में। और मुझे पैदा किया है तो मेरा भी कुछ ना कुछ तय करके भेजा है। अब ये समाज का मुद्दा है, समाज तय करेगा कि मेरा जो बच्चा है उसको उसका टैलेंट मिले कि ना मिले। क्यों जी? अगर व्यक्तिगत निर्णय ले लिया समाज में बच्चों की शिक्षा का, तो सिर्फ अमीरों के और मजबूत लोगों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे, फिर गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा कभी भी, अगर पैसों पे आधारित शिक्षा हो जाएगी। पर हम ऐसा कर लेते हैं गांव में कि आपके जितने बच्चे हैं सारे ले आते हैं यहाँ गांव के बीच में, कि ये 1000 बच्चे हैं हमारे पास। अब हम तय करते हैं कि 1000 बच्चों के को असल जीवन में क्या चाहिए। आपने थानेदार बनाना होगा, ठीक है, आप अपने ले जाओ, आप वाले ने जो बनाना है ले जाओ, जिन्हें जो बनाना हो ले जाओ। अब रह गए वो जो इस विचार के हैं, जो उस बच्चे को उस दिशा में लेके जाना चाहते हैं जिसके लिए वो बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का टैलेंट पता लग गया, हमें पता लग गया कि हमारे गांव में भाई 25 तो हैं प्लेयर, 60 हैं म्यूजिशियन, 70 हैं मतलब आर्टिस्ट, और इतने हैं हमारे पास पैदाइशी वकील, इतने हैं हमारे पास पैदाइशी मतलब अलग अलग टीचर्स, जो जो काम करने के लिए बच्चा पैदा हुआ है। अब इन बच्चों को तैयार करने के लिए या तो हम भेजें इनको किसी बड़े शहर में सीखने के लिए सारों को, या बड़े शहर से टीचर बुला ले। एक आसान कौन सा रहेगा? सारे जने मिलके एक टीचर को बुला लो। अगर एक नया टीचर बुलाना है, गांव में 1000 घर हैं, 1000 घर, और हमें 1 लाख रुपए सैलरी वाला टीचर बुलाना है बाहर से,
तो 100 रुपये हिस्से में आते हैं जी, कुछ भी नहीं आते। क्यों जी? मास्टर वैसे 10 हज़ार रुपये में मिलते हैं, इस हिसाब से 10 रुपये में एक मास्टर आ जाएगा। क्यों? 1000 घरों में 10 रुपये में एक टीचर आ जाएगा, 10,000 वाला। अगर 10 टीचर लाने तो 100 रुपये लगेंगे, सिर्फ 100 रुपये महीना लगेगा आपका खर्चा। अभी हम खर्चा कर रहे हैं 5,000 रुपये महीना एक बच्चे पे, 6,000 रुपये महीना एक बच्चे पे, ठीक। अच्छा, वो टीचर क्या पढ़ाएगा? जो उसको सिलेबस उसने दे रखा वो नहीं, जो उसको सरकार ने या फिर डिपार्टमेंट ने दे रखा या उसके प्राइवेट स्कूल के मालिक ने दे रखा वो नहीं। वो सिलेबस पढ़ाएगा कौन सा? क्या पढ़ाएगा? जो गांव के लिए जरूरी है, जो उस बच्चे के लिए जरूरी है कि ये बच्चा ये काम करने के लिए पैदा हुआ तो इस बच्चे के लिए ये तैयारी करनी है, ये गांव तय करेगा। और हर बच्चे की पढ़ाई के बाद जब वो बच्चा पढ़ चुका होगा, जितना उसने पढ़ना होगा पढ़ लेगा, उसके बाद उस बच्चे को समाज में स्थापित करने की, यानी उसका रोजगार की गारंटी देने की जिम्मेदारी हम सब की। तो व्यक्तिगत अपने अपने बच्चों पे काम करना बेहतर या सारे जनों का मिलकर सभी बच्चों पे काम करना बेहतर, ये आप बताओगे? क्या कहते हो जी? अपने अपने पे लगे रहो, सारे मिलकर करा। अगर आप सारे मिलके करा तो भाई आप हम 100 लोग मान लेते हैं अपने आप को कि ये 100 लोग हैं। अब हमने प्लान कर लिया कि आपके बच्चे में और मेरे बच्चे में कोई फर्क नहीं, हमने ये सोच लिया कि हम सब लोग करेंगे सब बच्चों के लिए। अगर सब के लिए करेंगे तो बाय चांस हमारे में से एक माँ बाप गुजर जाए, क्या तब भी करेंगे बाकी के लोग? करना चाहिए। तो हम ये नियम बना लें कि एक माँ बाप के जेल में जाने से, टांग टूटने से, मरने पिटने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बच्चा पूरे गांव का बच्चा माना जाएगा और उसके लिए पूरा गांव प्रयास करेगा। और यदि वो पूरा गांव प्रयास करेगा तो वो बच्चा पूरे गांव का बच्चा माना जाएगा। जब वो बच्चा बड़ा होगा वो क्या अपने गांव से मुंह मोड़ पाएगा? आज के टाइम पे तो क्योंकि बच्चे को क्या फीलिंग है, मैं अपनी मेहनत से बनाऊं, तो बड़ा होने के बाद ना तो कोई डीसी अपने गांव का करता कुछ भी, ना कोई मंत्री करता, ना कोई एमएलए अपने गांव का करता, क्योंकि उसके गांव ने कोई योगदान किया ही नहीं उसके बड़ा होने में, उसके परवरिश में। कर तो फिर भी माँ बाप ही रहा है, लेकिन अब उस बच्चे को यह मालूम है या माँ बाप को भी यह मालूम है कि मेरे बच्चे के पास और 99 माँ हैं और 99 बाप हैं, अगर हम दोनों माँ बाप उसके ना रहे तो भी, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के समाज की लड़ाई लड़ सकता है। फिर गांव में कुछ भी गलत हो रहा हो फिर वो लड़ सकता है। आज आपकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है? वो कहते हैं ना कि हर कोई ये कहता है कि भगत सिंह होना चाहिए लेकिन दूसरे के घर में। उसकी एक्चुअल सच्चाई ये है कि उसको भगत सिंह बनने से दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत इस बात से है कि भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। सबसे बड़ी दिक्कत उसकी ये है, और दिक्कत नहीं है उसकी। वो 8वीं क्लास में था मेरा बच्चा, 6-7 साल पहले की बात बताता हूं मैं आपको। मुझे भी थोड़ा डर लगता था कि यार जिस सिस्टम के खिलाफ हम चले हैं कल को पता नहीं क्या होगा, बीच रास्ते कुछ हो जाए तो मैंने उससे बुलाया एक दिन, 8वीं में था, मैंने बुला करके उससे पूछा, मैंने कहा विनी एक बात है पूछना चाहता हूँ। मैं कहा हाँ। मैं कहा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सोच कर बताना कि तुम क्या करोगे, ऐसे मतलब इमोशनल मत होना। बोला ठीक। मैं कहा मान लो कल को मैं और तेरी मम्मी हम ना रहें, हमारे साथ कुछ हो जाए, तो तू कैसे सरवाइव करेगा? तो सोचा है? तो उसने कहा सबसे पहले तो ये इतना बड़ा खर्चा हो जाएगा, ये मकान है किराए वाला, ये मैं छोटा मकान ले लूँगा, छोटा कमरा ले लूँगा, पहले तो बड़ा खर्चा हो ज़्यादा है। उन्हें कैलकुलेट किया। मैं कहा ठीक है। फिर क्या करेगा? जो गाड़ियाँ हैं ये बेच दूंगा क्योंकि अभी मुझे चलानी नहीं आती। 8वीं में था वो, मैं जब काबिल होऊंगा तब करूँगा। फिर उस पैसे का क्या करेगा? तो उसने बताना शुरू किया कि वो पैसा को मैं रखूँगा सेविंग में या फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा उसको कहाँ पे, कि जैसे मुझे कुछ सामान बनाना आता है, मुझे कॉफ़ी बनानी आती है, चाय बनानी आती है, मुझे लेमनेड आता है, मुझे रोटी सब्जी भी आती है, तो मैं ये भी बना के खिला सकता हूँ, इसका भी पैसा मिल सकता है।
मैं दूसरे बच्चों को पढ़ा भी सकता हूँ, मुझे पढ़ाना भी आता है, तो मैं वहाँ से भी पैसा कमा सकता हूँ। मैं अपने साथियों को और को खेलना सिखा सकता हूँ, प्लेयर हूँ, तो वो उससे भी काम चल जाएगा। मैं कोच साहब को बोल दूंगा कि अभी मेरे माता पिता नहीं है तो मेरे को ना अभी फ्री करा दो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं पैसे चुकता कर दूंगा। तो मैं अपना पढ़ाई के लिए क्या करेगा, स्कूल की तो फीस मेरी लगती ही नहीं है, स्कॉलरशिप पे मैं आता ही हूँ, तो इधर से मैं अपना खर्चा तो चला ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चला लेगा मैं अपना खर्चा, बस चला लूँगा, बस मैं फ्री हूँ, टेंशन में फ्री हो गया मैं। भाई तो अपना खर्चा चला लेगा और मन ने क्या टेंशन है फिर, क्योंकि बच्चा अगर 8वीं क्लास में इतनी कैलकुलेशन करके मुझे बता रहा है बिना इमोशनल हुए, तो मतलब वो प्रैक्टिकल भी करने को तैयार है। मैं निश्चिंत हो गया। इसलिए उस भाई की बात का जवाब मिला कि मैं समाज के भरोसे निश्चिंत नहीं हुआ था कि कल ने समाज मेरा साथ दे। आज तो दे देगा समाज साथ, आज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वक्त नहीं था। बहुत लोग मिले, लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत भगत सिंह निकले हैं भाई। भगत सिंह के नाम पे कितने संगठन है, गामा में जाके पता करियो। भगत सिंह युवा क्लब, भगत सिंह फलाना क्लब, भगत सिंह ब्रिगेड, भगत सिंह ये वो पता नहीं क्या क्या है कि नहीं। 6 महीने के बाद, साल के बाद उनकी लड़ाइयाँ क्या थी, पैसा कौन खा गया, अखबार में फोटो किसकी छप रही है, नाम अपना कौन चमका गया है जी, यही तो लड़ाइयाँ हैं। दया कर देखो सारे संगठनों की, किसी संगठन में इससे बाहर लड़ाई नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ यही लड़ाई। तो गांव जिसने सपोर्ट किया था उन बच्चों को, वो क्या सोचेगा कि सारे ऐसे हैं। 35-40 साल से पॉलिटिशियंस झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ खड़े हैं झंडे वाले, ये ऐसे ऐसे झंडे वाले झूठ बोल रहे हैं, संगठनों वाले देश बदलने का नारा दे रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी वाला नारा दे रहा है। इसलिए हर नए क्रांतिकारी को शक की नजर से देखना शुरू किया समाज ने। इसलिए साथ नहीं देते भाई, क्योंकि भरोसा टूटा हुआ है, क्योंकि भरोसा नहीं है। मैं 9 साल से लगा हुआ हूं, 9 साल से मैंने सोसाइटी के किसी एक व्यक्ति को आज तक ब्लेम नहीं किया कि समाज नहीं साथ देता। मैं नहीं कहता, जिस आदमी के ऊपर या जिस आदमी को मैं भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया उसने दिल से साथ दिया। मैं ही नहीं भरोसा दिला पाया ना सामने वाले को कि भाई मैं ठीक काम कर रहा हूं, तो आपको ज्यादा धोखे मिले होंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा मेरे ऊपर यकीन करने में। जिसको कम धोखे मिले होंगे वो जल्दी जाल में फंसेगा, समझे नहीं। वो 3-4 बार चेक करेगा, कोई 20 बार धोखे खा लिया तो 20 बार टेस्ट करेगा, बल्कि 21 बार करेगा। जो समाज में झूठ फैला है उसके सामने अगर 15 साल भी लगातार केवल बदलाव की बात की जाए और फिर भी लोग समझ जाएं तो भी घाटे का सौदा नहीं है। कोई भी बदलाव होने में 15 साल तो लगते ही लगते हैं, नई पीढ़ी आने में 15 साल तो लगते ही लगते हैं। जिस पीढ़ी ने धोखा खा लिया वो नहीं करेगी कुछ भी, पता है, वो नहीं करेगी। इसलिए मुझे पहले दिन से पता था कि मुझे अपनी एक अलग पीढ़ी तैयार करनी है, यानी एक अलग लोगों की जमात। हम क्या कहते हैं भाई, आप किसी धर्म गुरु को पागल होकर मानते हो श्रद्धा के लेवल पर, तो आप हमारे काम के आदमी नहीं हो, क्योंकि मैं बोलूंगा एक दिन उसके खिलाफ भी। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के को मानते हो तो आप एक दिन उसको भी बोलेंगे, आप फिर हमारे काम के नहीं हो। किसी संगठन से अगर आप दिल से जुड़े हो, क्योंकि इस संगठन में भी आपको दिल से नहीं जुड़ना है। इस संगठन में भी आपको अगर जुड़ना है तो प्योर स्वार्थ से जुड़ना है। मेरा प्योर स्वार्थ है कि मैं अपने बच्चे को एक ऐसा समाज देना चाहता हूं जो कम से कम उससे बेहतर हो जैसा मुझे मिला। जो मैंने मिला कम से कम उससे तो अच्छा दे दें। वरना आज क्या हो रहा है, जैसा मेरे को बचपन मिला था मैं अपने बच्चे को दे ही नहीं पा रहा हूं, मैं दे ही नहीं पाया, और अपने अगली पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। इतनी आज़ादी वाला बचपन तो नहीं हो सकता, संभव, पॉसिबल नहीं। तो कम से कम इतनी आज़ादी, इतना फ्रीडम, इतना खुला एनवायरनमेंट तो दे पाए। अगर नहीं दे पाए तो फिर हमारा जीवन किस लिए था, मुझे नहीं समझ में आता। पहली पीढ़ी जो है अगली पीढ़ी को, मतलब मैंने, आपने भी अगर देखा हो, और ये तो सृष्टि का नियम है कि बल्कि समुद्र में तो 1-2 जीव ऐसे हैं जो एक ही बार अंडे देते हैं,
और उन अंडों को जब तक वो से ना जाए, जब तक वो उनमें से बच्चे ना निकलने लग जाए, तब तक वो उनके ऊपर बैठे रहते हैं, उन्हीं के ऊपर, बिल्कुल समुद्र की तलहटी में। और जब वो खा नहीं पाते, बाहर नहीं जा पाते, शिकार नहीं कर पाते और कोई नहीं आ पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो वो वहीं बैठे बैठे भूखे मर जाते हैं, कंकाल हो जा करके। वो कंकाल भी ऊपर से छिल जाता है, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। यानी कि माँ जो है वो अपने बच्चों की अगली पीढ़ी के लिए अपना पूरा बलिदान, वो एक ही बार बच्चे जन्म देते हैं बस, और बच्चे जन्म देकर फिर उसके बाद अपना जीवन त्याग देते हैं। यानी कि सृष्टि चक्र चलाने में और अपने उससे मतलब सेफ, उनको सेफ रखने के लिए जीवन देना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हम लोग अपनी अगली पीढ़ी को उल्टा नरक की खाई में धकेल रहे हैं, उनको अपने हाथ से मोबाइल दे रहे हैं, अपने हाथ से खाने का कचरा दे रहे हैं बाजार से ला करके, और हमें पता नहीं है कि हमारे पास हम कचरा दे रहे हैं, है कि नहीं। अब दुकानदार तो लेना बंद नहीं करेगा जब तक लेना बंद नहीं करेगा। बच्चा लेना बंद तब तक नहीं करेगा जब तक उसको समझ में नहीं आएगा ये कचरा है। उसको समझ में तब आएगा जब उसे कोई समझाएगा। समझाएगा कौन उसे? उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, परिवार वाले। उन्हीं को खुद ही समझ में नहीं आ रखा। उनको समझाने के लिए कोई समझदार आदमी होना चाहिए। तो समझदार आदमी के पास तो टाइम होना चाहिए। टाइम आज किसी के पास है नहीं। क्यों जी भाई? वो तो ऐसा होना चाहिए भाई जो इसी काम पे बैठा है। तो गांव में बहुत बेरोजगार बच्चे हैं, गांव में बहुत समझदार बच्चे भी हैं, गांव में बहुत समझदार परिवार भी है। यदि उन समझदार परिवारों को या उन समझदार बच्चों को समझ आ जाए कि मेरे गांव के लिए क्या बढ़िया है, और उसने ये वो ये तय कर ले कि मैं सिर्फ पहला टारगेट लेके चलता हूं, पहला कदम, कि 3 साल तक सिर्फ बोलूंगा और कुछ नहीं करता, चाहे किसी को समझ में आए चाहे ना आए। दुकानदार है आप में से कोई? दुकान है किसी की? हाथ खड़ा करना किसी की। या तो एक ही दुकानदार है। दुकान जब करते हैं, अगर दुकान का आपने दुकानदारों से बातचीत की हो या दुकानदारी का पुराना अनुभव हो, तो मैं जितने लालाओं से मिला, मुझे ये नॉलेज मिला कि किसी भी दुकान को एस्टेब्लिश होकर के आगे बढ़ने के लिए पहले 3 साल कंपलसरीली लगातार दुकान चल जाए तो उस दुकान को ये मान लेते हैं कि अब ये चल जाएगी। गलत है कि सही है? सही है। 1000 दिन का टारगेट होता है, मतलब 1000 दिन तक अगर एक चीज लगातार दिखती रहे तो वो स्थापित हो जाती है। अपने को तो 4.5 साल हो लिए, और आप में से बहुत से लोग हैं, मैं पक्का कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, जिसने आज से 3 साल पहले सुना था और वो आज मिल पाया है। कौन कौन? हाथ खड़े करियो। ये देखो, 3 साल पहले सुन लिया था और ये आज मिल पाए हैं। 3 साल लग गए न मेरे पान तक, और हमें क्रांति करनी है 15 दिन में, है? मिलने के लिए 80 की स्पीड पे आए। 9 बजे का टाइम था, हम 10 मिनट थी, 10 बजे में जब चले थे वहां से, आंख नहीं खुली, पार्टी बढ़ती रही, यहाँ के पहुंच गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, 3 साल लगे ना। देखो आपको, मतलब आप इसी बात से अंदाजा लगा लो, आज किसी को बात समझाना चालू करोगे तो उसको समझ में आके घर से निकलने में 3 साल लगेंगे। दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि हम 3 साल में नहीं मिलने आए, आप मिलने आए हो जब हम निकल पाए। हाँ, ये भी आप कह लो। जब हमने कदम उठाया। इसका मतलब गांव में भी हमें ही जाना पड़ेगा। जिसको समझ में आ जाएगा वो कदम पहले उठाएगा। ज्यादा भड़क उसी को लेनी पड़ेगी, ज्यादा सिरदर्दी उसको लेनी पड़ेगी जिसके समझ में आ गया। समझदार की सारी ऐसी हो, घर में भी जो समझदार हो उसी की बेइज्जती हो, उसे का लठ लाके उसे के हिस्से का खावे सारे, है ना। वो समझदार इसलिए है, परमात्मा ने उसे समझदार इसलिए बनाया है कि तुझे बहुत सारी चीजें सहन करनी है, तुझे बहुत सारा। देख, मानस थोड़े हैं, किल की ज्यादा मार रहे। और तेरे जिस पे लागू कराना उड़ा कौन जावे है।
सफाई वाले होंगे। मैंने जाके यहाँ पूछा, हम लोग सब दिखाया आपकी मीटिंग के बारे में, मुझे पता नहीं कौन कौन करते रहोगे सर। मैंने सर के पास कॉल किया, यही खड़े थे हम भी, यही पहुंच गए। ठीक है, अपने अपने सोचते दूसरे बार को सोचता कौन सोचता। चलो। तो अब आप एक चीज पे सारे सहमत हैं कि आज बोलना शुरू करोगे तो उसका असर होने में कितना समय लगेगा? 2 3 साल 4 5 भी लगती है। अच्छा, एक और बताऊं, लो एक और दूसरा एग्जांपल बताऊं। कोई भाई ऐसा भी है जो पिछले 6-7 महीने से ही सुनना शुरू किया और वो आ गया हो यहां, पहली बार सुना हो? ये ऐसे भी हैं। अब ये कौन लोग हैं? इन्होंने 2.5 साल से किसी और को सुना होगा, ऐसे ही व्यक्ति को इन्होंने पहले किसी और को सुन रखा होगा, इन्हीं विचारों के व्यक्ति को, सेम विचार। वो ये नहीं है कि ये 6 महीने में आ गए हो, सुना था किसी पहले, किसी को, राजीव दीक्षित को, राजीव दीक्षित को सुना था ना? हाँ, तो सुन लिया, राजीव दीक्षित को सुन लिया। अब वही विचारों को आगे लेके आप जा रहे हैं। हाँ, तो 2.5 साल में सुन लिया, 6 महीने आप सुन लिया। इसीलिए जुड़ने की कोशिश की कि वहाँ नहीं मिल पाए, कम से कम यहाँ जुड़ जाओ, है कि नहीं? मीन्स बात यही है कि बात समझ में जब आ जाए, बात पल्ले जब पड़ जाए, उस पल्ले पड़ने के लिए पहली कंडीशन है कि उससे पहले लगातार 2-3 साल तक वो बात सुन के तब ट्रस्ट होता है कि यार बात ठीक होगी। वैसे राजीव दीक्षित साहब ने सारी बातें वो पहले ही बता दी थी आपकी तरह। हाँ, ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड है। उस टाइम लोगों का वो अलग नजरिया था। ना ना ना, तो आपकी अवेलेबल है ये सारा, उस टाइम नहीं थी, आज भी यूट्यूब वगैरह नहीं चल रही थी। एक ही नजरिया है। प्रचार का किसी भी देश में कहीं पर भी कोई कितना ही प्रचार करता हो, जब वो जिंदा है तब तो ये कहेंगे इलेक्शन लड़ना होगा, इसने अच्छा धंधा है डोनेशन इकट्ठी करने का, पैसे करता होगा, कोई और लालच होगा। फिर जब मर जावे तो फिर न्यू पुतले लगा करें। मेरा विचार भी सर यही था पहले। हाँ। कुछ दिन बाद ये भी इलेक्शन लड़ेगा। लोगों का ये रहता है, 24 के इलेक्शन के बाद थोड़ी हिम्मत सी बढ़ेगी ना यार, ठीक है ये तो। मैं 16 में जब घर से निकला तो लोगों को यही लगा था कि वो 2019 के चुनाव की तैयारी कर रहा है। फिर 19 के चुनाव के बाद लगा तो 20 में भी लोगों को लगा कि ये 24 के चुनाव की कर रहा होगा। अब जिन लोगों को आज नया नया सुनने को मिलता हूं तो उनको लग रहा है ये शायद 29 की तैयारी कर रहा होगा। कोई बात नहीं, मतलब सबकी अपना अपना सोच है, कोई उससे कोई नहीं लिख सकता। मेन जो एजेंडा अपना यहाँ खड़ा होने का, बैठने का है आज, वो ये है जी कि हर गांव में 50-100 आदमी हैं जो हमारी बात सुनते हैं और सहमत हैं। गांव गेला 100 आदमी हैं जो अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, जो अपने गांव में व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। हमको उन लोगों की खोज करनी है सबसे पहले। जैसे मैं आपको खोजने के लिए यहां आया हूं, वैसे आपको वो लोग खोजने के लिए गांव में जाना पड़ेगा। भाई देखो, मैं 9 साल तक दर की ठोकरें खाने के बाद, सारे देश में घूमने के बाद, लाखों लोगों से बात करने के बाद, कुछ लोगों से उनकी जिंदगी के 9 दिन मांगने आया हूं दिहाड़ी पे। मतलब अपनी दिहाड़ी लेना आया हूं, भाई मेरी दिहाड़ी तो दे दो। मेरी दिहाड़ी ये है कि आप अपने गांव में से उन लोगों को खोज लो जो इन विचारों के हों, जो अपने बच्चों के लिए बेहतर समाज बनाना चाहते हो। क्योंकि बाहर का आदमी नहीं बनाएगा, बाहर का आदमी कुछ भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा। हमको करना कैसे, इसके लिए समझ लेनी पड़ेगी और समझ के लिए बैठना पड़ेगा। बैठे बिना, बात किए बिना, चर्चा किए बिना समाधान के बारे में बात नहीं कर सकते। वीडियो से नहीं आएगा समझ, आमने सामने सवाल पूछ के क्लियर होएगा। क्यों जी? और जब तक हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे या अपने गांव से लोग तैयार नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। बस ये है। मैं कल को आपसे कह दूं कि मुझे चुनाव लड़वाओ और मैं बदल दूंगा, तो मैं झूठा हूं। मैं नहीं बदल सकता भाई।
कितना ही बढ़िया आदमी हो, जब तक आखिरी आदमी जिसको उसका फायदा लेना है वो जागा हुआ नहीं है, तब तक कोई फायदा नहीं। जब तक आम इंसान कलेक्टर को अपना माई बाप मानता रहेगा तब तक समाधान नहीं होगा। उस आखिरी आदमी को ये बताना पड़ेगा ये कलेक्टर तनख्वाह लेता है हमारी सैलरी, हमारे टैक्स के पैसे से, तो ये नौकर है हमारा। ये डीसी, ये एसपी, ये नेता, ये मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये हमारे नौकर हैं, सैलरी लेते हैं। ये बात गांव के आखिरी आदमी तक बतानी पड़ेगी। दूसरी बात, इन लोगों को बिठाया गया है वो काम करने के लिए जो हमें चाहिए। हमें ऐसा स्कूल चाहिए, हमें ऐसा टीचर चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए। ये आवाज लगाएगा गांव, और अगर 30 दिन में वो व्यवस्था देने में नाकाम हो जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट, कलेक्टर, एसडीएम, मंत्री, तो हम सिरे से अपने लेटर के अंदर लिखेंगे कि 30 दिन में यदि तुम ये व्यवस्था देने में नाकाम, तो हम ये मान लेंगे कि तुम निकम्मे हो, नकारा हो, इस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं हो, फिर अपनी व्यवस्था हम अपने हाथ में ले लेंगे। मास्टर अपने तैयार कर लेंगे यार, हम क्या दिक्कत है? मास्टर अपने तैयार करने में क्या दिक्कत है? आज के टाइम पे पैसे वाला आदमी या जमीर वाला आदमी सरकारी स्कूल के अंदर अपने बच्चे को इसलिए नहीं भेजता क्योंकि वो उस स्कूल को गरीबों का स्कूल सोचता है, क्योंकि वो स्कूल को सरकारी स्कूल सोचता है, क्योंकि वो सोचता है कि वहां तो सिर्फ खाना खाने के लिए, मिड डे मील लेने के लिए जाता है बच्चा। जिस दिन उन गांव के लोगों को यह पता चल जाएगा ये जमीन तुम्हारे बाप दादाओं ने दान दे रखी है, तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारे पैसे से बना था पहली बार स्कूल, ये स्कूल तुम्हारे पुरखों ने बनाया था, तुम्हें किसी प्राइवेट आदमी की जेब भरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए यहीं पैदा कर लो ना। जितना पैसा तुम फूकते हो, मेरे गांव से 22 करोड़ रुपया जाता है प्राइवेट स्कूलों की जेब में। 22 करोड़ यहां अपने गांव के स्कूल में बढ़ाओ, संगमरमर का बना लो, चाहे उसने ताजमहल बना लियो 5 साल के अंदर, 100 करोड़ बनता है 5 साल में। 100 करोड़ में तुम कैसा स्कूल बना सकते हो? लगाओ हिसाब, 5 साल का जो बेफजूल खर्चा अपने गांव पे लगा दो। क्यों जी? अब तो सारे के सारे कमा कमा के बाहर भेज रहे हो पैसा गांव से। हमें पैसा रोकना है गांव के अंदर, हमारा पर्पज है गांव का पैसा बाहर नहीं जाएगा भाई किसी भी चीज के लिए। और वो व्यवस्था बनाने में हमें 5 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, लेकिन प्रयास ये रहेगा पैसा गांव में रोकना है। बताओ कैसे रोकें? जा रहा है भाई, रुक नहीं रहा, बताओ कैसे रोकें? चर्चा करेंगे ना बैठ के चौपाल में, कैसे रोकना है। हमें ये समस्या है, दूर कैसे होगी बताओ? ये समस्या है, दूर कैसे होगी बताओ? ये समस्या दूर कैसे होगी बताओ? दूर करेंगे ना लग के, समस्या दूर खत्म तो रास्ता बन जाएगा। क्यों जी? रुकावट बीच में से हटते ही रास्ता बन जाएगा। रुकावट पे ही बात नहीं कर रहे हैं आप, पहली 4 मीटिंग में डर जाते हैं। गांव में जिस दिन मीटिंग करने लगोगे ना और गांव इकट्ठा होने लगेगा, सबसे पहले खतरा होगा जो पॉलिटिकल पार्टी के पालतू कुत्ते गांव में रहते हैं, जो उनका पटका पहन के रखते हैं पॉलिटिकल पार्टियों का, जो ये कहते हैं हम तो फलानी पार्टी के यहां खानदानी, वहां कौन खानदानिया की सत्ता हिलती है फिर, क्योंकि उनकी सत्ता हमारे टूटे रहने से है, हम बर्बाद रहने में, हम कमजोर होंगे तो ही तो उनके आगे माई बाप करेंगे। क्यों जी? तभी तो वो हम लोगों को खरीद पाएंगे। अगर वो हमारी वोट की कीमत 500 रुपए रख सकते हैं, जिस दिन वो हमें वोट के लिए 500 रुपए देने आए और गांव का जो गरीब से गरीब आदमी उसने 1000 रुपए देगा, उल्टा भेज देगा, जा दफा हो, ले 1000 रुपए ले, तू उल्टा जा, तेरी ये वोट बिकाऊ नहीं है। उस दिन थोड़ी ना वो उसको खाम खाई की, उसको थोड़ी फिर वो फ्री के 5 किलो अनाज में बका पाएगा। 5 किलो अनाज कितने का? 100 रुपए का, 100 रुपए कीमत, मतलब 100 रुपए का अनाज लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं 5-5 घंटे तक। राम राम जी, लगे रहते कि नहीं लगे रहते? और इतिहास में लिखा जा रहा है, हमारे पोता पोती को कहा करेंगे अंग्रेज कि तुम्हारे बाप दादा साले भिखारी थे, 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे रहते थे, 5 किलो अनाज हमसे लिया करते थे रोटी खाने के लिए। हैं? 2 बार 10 किलो, हाँ खाली करना है ना। देश में भूखमरी जल्दी लाने के लिए कोटा खाली किया जा रहा है। वहां से एफसीआई के पास जितना अनाज है वो खाली कर दो एक बार, फिर कह देना है ही नहीं अनाज, दे दिया, सब दे दिया।
आप सोच के देखो, गांव को जब आप ये बताओगे कि कागज में ये एंट्री हो रही है कि आज फलाना सिंह 5 किलो अनाज ले रहा है, तो 50 साल बाद वो रजिस्टर उठा करके हमारे पोता पोती को वो बताएंगे कि तेरे दादा 2026 में इतना भी जुगाड़ नहीं था कि परिवार को पाल सके, 5 किलो अनाज हम देते थे। आंकड़े कह रहे हैं जी, 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं। बताओ गलत है कि सही है? कहेंगे नहीं। गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज लेते तो हैं, खाते नहीं, डंगरों को डाल देते हैं। पता है उनको केमिकल है इसमें। आधे से ज्यादा लोग हैं ये। अरे भाई कुछ लोग ऐसे जो लेते ही नहीं उससे, फिर कोटे वाला कहता है जी गूठा तो लगा जाना, आपका आया हुआ है पैसा अनाज, है कि नहीं ऐसे लोग? और जमींदार हैं, बड़े बुलेट है, बड़ा ट्रैक्टर है, बड़ी कोठी है, वो अनाज लेते नहीं लेकिन अंगूठा लगा के आते हैं। अगर आप अंगूठा लगा के आते हो तो इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि आपका ब्योत नहीं है 5 किलो अनाज का, आप 5 किलो ले रहे हो। वहां आप ये नहीं लिखते साथ में कि मैं लेंदा नहीं गूठा गूठा लाऊं, गूठा लगा दिया मतलब ले लिया, तो उसका यानी वो कहेंगे मैं राव फलाने सिंह का बेटा था। हाँ बेटा देख तेरे रजिस्टर में एंट्री, तेरा दादा लिया करता 5 किलो अनाज, भिखारी की औलाद है? और ये 5 किलो अनाज कैसे दे रहे हैं पता है कमाल? हम देश के गांव को जब बैठ के समझाएंगे ना तो समझ में आएगा। किसान है ये गांव में, देखो गांव में तबके है ना, एक किसान तबका, एक ठेकेदार तबका, एक कोटेवाड़ा, एक गरीब तबका। ये गरीब तबका मान लेते हैं, ठीक है, ये सारे गरीब तबके हो गए। अब ये किसान तबका उगाएगा पहले, फिर वो एफसीआई के पास चला जाएगा गोदाम में अनाज, पहले मंडी में भेजेगा, मंडी से एफसीआई में जाएगा, एफसीआई में फिर ठेकेदार ठेके ले लेंगे अनाज के, फिर वो ठेकेदार जो है वो कोटे वाले के पास भेजेगा, फिर कोटे वाला इन देगा। वो अनाज यहां से पैदा होगा, इतना चक्कर काट के यही गांव में आवा उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब यार अगर तुम्हें ये देख लो किसान के पास अनाज पड़ा है, तुमने गरीब को देना है, इसको हर महीने 5 किलो देने की बजाय साल का अनाज यहां तक ठा के गांव में दुआ दो ना है। लेकिन ना जी ना, पहले वहां जाएगा, फिर यहाँ वो पैसा जो लग रहा है वो किसका है? हमारा टैक्स का पैसा लग रहा है। ये इतना कॉमन सेंस की हत्या की जा रही है। गांव देश के 140 करोड़ लोग इस बात पे बोल नहीं रहे। कमाल की बात है कि हमारा पैसा बर्बाद किया जा रहा है ये, और समाज को तोड़ा जा रहा है। पैसा अनाज, देखो अनाज किसान का, टैक्स का पैसा देश की जनता का, और क्रेडिट ले रहा है हरामखोर एक आदमी अपने जोड़े पे फोटो छपवा के कि मैं दे रहा हूं। ना उसका खेत, ना उसकी एफसीआई, ना उसका ट्रैक्टर, ना उसका कोटा, ना उसका पैसा, सारा खर्चा तो देश की जनता कर रही और फोटो लगवा रहा वो अपना। मतलब आप सोच समझ सकते हो इस बात को? आप इस गेम को समझो कि भाई गांव को समझाना है कि अगर तुमने इनका उगाया ही लेना है तो इन्हीं से ले लो ना सीधा, कम से कम भाई भाईचारा तो बना रहेगा थारा। यो सोच रहा है कि मना तो सरकार देवे, यो सोच रहा मेरा तो मैं तो सरकार तो देऊं। सरकार के खावे क्या करेगी सरकार? बहुत सी चीजें हैं, हर चीज के ऊपर बात की जा सकती है, लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन कितनी ये बात कर लो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी रहेगी अगर हम एक चर्चा में बात करेंगे तो। मुख्य बिंदु ये है कि जब तक हमारे पास गांव में कम से कम 13 आदमी ना हो, 13, जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म, इनमें मैंने बताया ये 13 पॉइंट्स हैं। यदि 13 बंदे ना हो एक बिंदु पर बात करने वाला एक बंदा, मान लो वैक्सीन लगाने के लिए आ गए गांव में, एचपीवी की वैक्सीन, ठीक है, एचपीवी की वैक्सीन लगाने आए गांव में, हमारा एक ही बंदा है बस, वो है, उसको पता लग गया, वो पहुंचा, गांव के बाकी लोगों को ले गया 2 4 10 20, हाँ जी वैक्सीन लगाने आए, किस चीज की है? एचपीवी की। क्या करेगी ये सर्वाइकल कैंसर रोकेगी। वो क्या होता है?
वो बच्चियों में गर्भाशय का कैंसर। अच्छा, है इनको कैंसर बच्चियों को, गांव वालियों को? बोला ना। फिर क्यों लगा रहे कि कदे हो जाए? तो चले एक काम कर ले, किसी का पहले हो उसका इलाज करा दो पहले फ्री। वो नहीं करावा आपा, जिसके नहीं है उसके लगाएंगे। अच्छा, जिसके नहीं है उसके लगा रहे हो, कदे इस तक कैंसर हो जाए, अकना को नहीं हो तो बचान का है। तो एक काम कर, फिर लिख करके गारंटी दे दे कि ऐसा कौन सा सबूत है जो ये कहता है कि जिस बच्ची को ये लगेगा उसको कभी दूसरी बीमारी भी नहीं होगी इसकी वजह से। हमें तो आदेश आया है, कहां से? सीएमओ से। तो सीएमओ पे लिखवा के ला दे। जब सीएमओ वहां से तुमको भेज सकता है तो एक आदेश लिख के भी तुम्हारे हाथ भेज सकता है। क्या दिक्कत है जी, बताओ? एक ट्रायल होता है जो गांव को पता ही नहीं है। ट्रायल का नाम है प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का एक डेटा होता है। उसमें क्या होता है, 1000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, 1000, 2000, 1 लाख, 1000 को नहीं लगाई जाती। फिर इनकी पूरी जिंदगी को स्टडी किया जाता है कि जिनको वैक्सीन लगी वो कैसे कैसे मरे, कौन सी बीमारियां हुई, क्या क्या हुआ, और जिनको नहीं लगी वो कैसे कैसे मरे और कौन सी बीमारियां हुई। फिर दोनों को स्टडी किया जाता है कि वैक्सीन लगे हुए ज्यादा जिए या ना लगे हुए, वैक्सीन लगे हुए ज्यादा बीमार हुए या ना लगे हुए, वो दोनों को टेस्ट किया जाता है, फिर फाइनल की जाती है रिपोर्ट। क्यों जी? तभी पता चलेगा ना कि सच्ची में वो उस वैक्सीन से फायदा था कि नहीं था। और रिसर्च ये कहती है कि वैक्सीन लगे हुए बच्चों में ज्यादा बीमारियां होती हैं, वैक्सीन ना लगे हुए बच्चों में कम बीमारियां होती हैं। वैक्सीन लगे हुए और तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं और ना लगे हुए नहीं होते। अब अगर सरकार इससे उल्टा बोलती है तो हम केवल इतना बोल रहे हैं जी, हमको सबूत वाला डाटा दे दो बस। जिस कंपनी ने ये वैक्सीन बनाई उसके पास डेटा होगा ना। जब वो तुम्हारे पास कंटेनरों में भर के, डब्बों में भर के वैक्सीन भेज सकती है तो वो तुम्हारे पास वो कागज भी तो भेज सकती है। एक मेल ही तो करनी है उनको सबूत के तौर पे। अगर गांव का आदमी सिर्फ सबूत मांग ले तो मुझे ये बता दो, गांव में तक कौन आदमी ये कह देगा तू गलत चीज मांग रहा है? कह देगा जी? भाई मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची की बात नहीं कर रहा, मैं तो गांव में हर बच्ची की बात कर रहा हूं, सब बच्चियों की। और कोई माँ बाप लगवाना चाहे तो अस्पताल में जाके बेशक लगवा ले, गांव में पीएचसी है, गांव में घर घर जाके वैक्सीन नहीं लगेगी जब तक सबूत ना होगा। वो बेचारे गांव के अनपढ़ माँ बाप, उनको पता ही नहीं है, तुम उनको बका देते हो यार, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही शिक्षा पे, ऐसे ही न्याय पे, राजनीति पे एक एक आदमी तो कम से कम समझ रखने वाला हो हमारे पास। क्यों जी? या ऐसे हो जाएगा बदलाव? ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। मतलब करना पड़ेगा। और करना आपने क्या है? आपने अपनी जिंदगी के 10 दिन मेरे को देने हैं, मतलब मेनली। फिर 10 दिन पाछे चल रूस जाइयो, रूस, रशिया नहीं, रूस जियो। कह रहा था मेरा रूस से पुराना नाता है, जब मेरी मम्मी मुझे कुल्फी नहीं दिलाती थी तो मैं रूस जाता था। तो जी ये 10 दिन में आपको क्या करना है, जो आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप ये कर पाओ तो 10 दिन में आपको क्या हो गया, 3 दिन की अपनी ट्रेनिंग है। 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको यह बताया जाएगा किस किस मसले पर क्या क्या मतलब करना है, कैसे कैसे करना है, गांव को कैसे समझाना है। ये तो होएगा मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग में कि गांव में जाके करना क्या है, कहना क्या है। और फिर एक बंदे को एक दिन में एक गांव में गांव के लोगों से बात करनी है। रिजल्ट आए चाहे 0, अपने काम पे फोकस करो, पड़े रहने देना है। SCID वाले तो बेचारे अपने काम पे आ जाओ, इन्हें लगे रहने दो।
क्यों जी? एक बंदे को एक दिन में एक गांव पे बात करनी है, सिर्फ बात करनी है, चाहे कोई ना मानो। जैसे अब अपन बात करने आए आपसे, आप इसके बाद चाहे दोबारा ना आइयो, आप चाहे कुछ मत करियो, क्या दिक्कत है जी? हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिनमें और 4 साल पहले आग लग रही होगी, उन्हें ढूंढांगे हैं। जिन जो कर पाएगा वही कर पाएगा, जिसका करण की आग होगी वही करेगा, बाकी कोई नहीं करता। गांव में भी पहले से आग लगे मानस हैं। असलियत में तो हमको गांव में से एक ही चाहिए आग लगा मानस, पर टारगेट हम 15-20 का दे रहे हैं। असलियत में तो एक ही चाहिए। आप सोच कर देखो कि मैं दौड़ रहा हूं अकेला पूरे देश में, केले ने इतना खेल बिगाड़ रखा इनका है। अगर गांव में एक बोलने वाला हो जाएगा ऐसा ही, तो गांव के लोगों को समझ में आने में टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं लगता टाइम। मैंने देख लिया, प्रैक्टिकल करके देख लिया, अपने गांव में, दूसरे गांव में। यहाँ आपके महेंद्रगढ़ के गांव था, वहाँ टेली के पास, उसमें भी मैं 2018 में 1 महीने तक प्रोजेक्ट चलाया था। तो मैंने देखा था गांव बदलने के लिए तैयार पड़ा है, बिल्कुल रेडी पड़ा है, कोई उस एंगल से समझाने नहीं गया बस। तो जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे आप बताना, सवाल अगर गलत हो तो सही हो। भाई सवाल ये है, क्या महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जिले में, हम रेवाड़ी में बैठे हैं, क्या रेवाड़ी जिले में अगर हम आवाज लगाएं कि जनता सरकार मोर्चा या देवेंद्र बल्हारा इस मिशन पे अपने गांव-गांव में जागरण करना चाह रहा है, और जो अपने गांव पे काम करना चाहते हैं वो लोग, मतलब या जो अपने शहर पे या अपने घर पे किसी पे भी काम करना चाहते हैं, वो लोग 3 दिन के लिए एक जगह पे बैठेंगे वार्ता करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। क्या पूरे जिले से 100 लोग तैयार हो सकते हैं? पूरे जिले में से आराम से हो जाएंगे ना? गांव में से 10-15 नहीं, हमें जिले से 100 चाहिए, आराम से मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जो आपकी जानकारी में है, मोर्चे से जुड़ा या मोर्चे से सहमत या देवेंद्र भाई से सहमत, बस आप उससे ये पूछ लो, तू 3 दिन देने को तैयार है क्या? 14, 15, 16 जून को है अपनी मीटिंग, ट्रेनिंग जुलाना में। हाँ जून को, आज तो कितनी होगी, 15 तो आज हो ही गई, 1 महीना है हमारे पास, 16 होगी ना। 14, 15 और 16 को जुलाना में, जींद में, जुलाना में, ठीक है? बताओ हो जाएंगे जी 100 मानस रेवाड़ी से? तो आपके सर्कल में 4 जने होते हैं, 4 के 4 मैसेज कर दो अशफाकुल्ला खान को, अगले 4 मानस फिर कर दो, अगले 4 मानस फिर कर दो। मतलब आपके 2 हो गए तो 2 कर दो भाई, 2 मेरे आगे। जिस दिन 100 हो जाएंगे ये मेरे को बता देगा, भाई जी रेवाड़ी से 100 हो गए जी। अब आप फिर वहां पहुंच जाओ। हर जिले से हम प्लान कर रहे हैं 100 लोग जो इस काम पर लगे, 2300 लोग हो जाएंगे। लगभग 2-3 हज़ार लोग ऐसे हैं हमारे जो पहले से भी तैयार हैं। तो हम इन सारे लोगों की मिला के एक टीम बना देंगे। मतलब 1000 लोगों की टीम, 1000 टीम बनानी है अपने को, 1000 टीम, और एक टीम को देंगे हम 7 गांव, जिंदगी के 7 दिन बस। तो 7000 के 7000 गांव में जो इस विचार के लोग हैं वो निकाले जा सकते हैं, है ना? और आपके पास हर गांव में बोलने वाला एक बंदा हो गया, और हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। फिर सिस्टम ने कुछ भी गलत किया, हमें क्या करना है? अरे आजा अपने काम पर आजा। अगर सिस्टम ने कुछ भी गलत किया तो हमें क्या करना है? एक वीडियो बनानी है, भाई ये बंदा आएगा आपके गांव में, इसके ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, ये वाली बातें पूछ लेना। उसके बाद गांव जो तय करे फाइनल कर दो। हम थोड़ी रोक रहे किसी को, क्यों जी? हमें जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था हम तय करेंगे या कोई और तय करेगा? हम ही तय करेंगे ना। हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, हमें पता ही नहीं मास्टर जी से क्या चाहिए। इतनी फीस दे रहे हैं, पता ही नहीं क्या चाहिए। अब दुकान से कपड़ा लेने जाते हैं,
पता ही नहीं हमको क्या चाहिए। आप में से बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कपड़े की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये वाला कपड़ा है, इसकी 0 फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये आपको डाउन रखेगा, नींद आई रहेगी, आपको सुस्ती रहेगी, मतलब आपको एनर्जी आने नहीं देगा। ये आती है सुस्ती, आती है, हैं? पता ही नहीं हमें। कौन सा पॉलिएस्टर से क्या है, कॉटन से क्या है, मतलब कौन से कपड़े का क्या रोल है, कौन सी आवाज का क्या रोल है, कौन से पेड़ का क्या रोल है, मिट्टी का क्या रोल है, सीमेंट का क्या रोल है, घर का क्या रोल है, डिजाइन का क्या रोल है, मतलब मालूम ही नहीं है हम लोगों को। कभी चर्चा ही नहीं होती है, कभी बात ही नहीं होती, कोई समझाया ही नहीं किसी ने, स्कूल में पढ़ाया नहीं, स्कूल के बाद किसी ने पढ़ाया नहीं। मंदिर में बाबा जी बैठे थे, उनको समझाना था थोड़ा बहुत, अगर परमात्मा, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो अपना सुल्फा पी के पड़ा रहा है, वो बात बड़का न और बिगाड़ा है। मतलब जो जिस काम के लिए हमें लोगों को जिस काम के लिए हमने बिठाया, वो लोग वो काम नहीं कर रहे, बाकी सारा काम कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों से सिर्फ यही मतलब कहने के लिए आया हूं कि हमारा आपके जिम्मे काम लगाने आया हूं। अगर आप लोग अपने मतलब थोड़ा बहुत ये सोचते हो कि आप ठीक रास्ते पे हैं, तो वो लोग आज से ऐसे लोगों की खोज करना चालू कर दो जो अपने विचार से सहमत है और अपने गांव पे कुछ करना चाहते हैं। आपने मेरे लिए कुछ नहीं करना, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करना, जितना करना अपने परिवार, अपने गांव, अपने घर, अपने शरीर, अपनी आत्मा के लिए करना है। किसी के लिए नहीं करना, किसी के खिलाफ नहीं करना, कोई सरकार नहीं गिरानी, कोई सरकार नहीं बनानी, सड़कों पे नहीं आना, कोई विरोध नहीं करना, कुछ नहीं। हाँ, हमें पता लग गया मेरे जीवन के लिए वहां तक जाना जरूरी है, वहां के लिए निकल पड़ना है। इस बीच जोन आ गया वो हमारा दुश्मन है, फिर नहीं छोड़ दे। क्यों जी? व्यवस्था हम अपनी बनाएंगे, और थोड़ा सा जब आप ट्रेनिंग में आओगे तो आपको थोड़ा और कहानी का पता चलेगा कि खेल मतलब कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे काम किया जाएगा। तो आप सारे लोग अगर इस काम को कर सकते हैं तो मेरा हौसला बढ़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, तू बढ़, तू अपना आगे काम कर, आप अगले ज़िले में चलाएं और आप लोग अपने ज़िले पे लग जाओ, मैं अगले पे चलूँ, फिर अगले पे, फिर घूम के फिर आ जाएंगे एक दिन। क्यों जी? रेवाड़ी वाले अगर 100 जने हो गए तो 100 जने अपने अपने गांव से भी अगर लेके आएंगे, 10-10 मानस भी लेके आएंगे, तो 1000 मानसों की तो मीटिंग आप ऐसे टक देसी कर देंगे। क्यों जी? कुछ भी नहीं है। और वैसे ही हमारी बात बहुत दूर तक जान लग रही है, बाद में तो बहुत पब्लिक आने वाली है अपने पीछे, बहुत पब्लिक हमसे नहीं कंट्रोल होनी है, हमको मालूम है। इसीलिए बहुत आराम आराम से कि पहले सॉलिड मानस तो ढूंढना, तो वो काम आप कर देंगे। ठीक है जी, हो जाएगा। आप में से कोई पहले ट्रेनिंग कौन सी ले चुका? कोई जज्जर वर्ल्ड नॉट, वो तो मीटिंग थी। आप 3-4 दिन वाली कौन सी वाली करी थी? गांव में गए थे? हाँ। तो देखो कितना परेशान है गांव पूरा। हाँ हाँ, सब जगह वही हाल है। कर लोगे जी? तो आप रेवाड़ी के लिए अलग नंबर ले लें आपका, इसने पीछा छोड़ दे इसका। जो इसके पास, हमारा क्या विचार है आप बताना जी, आप संभाल लोगे अगर आपको नंबर दें तो? हम रेवाड़ी का एक अलग नंबर ले लेते हैं नया, कांटेक्ट करने के लिए सारे लोगों के लिए, ठीक है? और आपको दे देते हैं कि भाई सारा मसला एक ही नंबर संभालेगा, सारे कांटेक्ट वहीं जुड़ते रहो आपस में। सिर्फ एक नंबर है जुड़ने के लिए, और तो क्या। हम सब लोगों ने व्यवस्था ऐसी बनानी है कि मैंने तो सारों का एक एक संगठन तैयार करना है। भाई 100 जने होंगे ना, रेवाड़ी से जब 100 मिलने आएंगे
तो ये नहीं आएंगे 100 मिलने के लिए कि जनता सरकार मोर्चा के 100 साथी आए ना। जनता सरकार मोर्चा से तो देवेंद्र बलारा आया, भगत सिंह शहीद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, ठीक है, और शिवाजी महाराज वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, फिर फलाने वाले सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे आप कि भाई हमने अपना संगठन रखना ही नहीं, अपने अपने संगठन रखो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो अगली जो यात्रा है, अगला जो मतलब मीटिंग है, मैं निपटा लेता हूँ। आप तब तक रेवाड़ी के लोगों से संपर्क कर लो, और जो भी संपर्क के लिए है ही है, अपने से संपर्क का नंबर आपको दे ही रखे। अभी फिलहाल तो 816 810 रेवाड़ी का 810 है, तो अभी फिलहाल 810 पे कर लो संपर्क। 832 या अपना कितना है उसका गाड़ी का नंबर कितना हुआ है, 4 तो 836 दे दें। हाँ कहाँ है और आ जाओ फिर अभी कर लेंगे, ठीक है जी। समापन करें, धन्यवाद बहुत।